अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सरअंजाम दे रहा हूं। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हल्का NA 249 की। NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन का तनाज़ा मज़ीद संगीन हो गया है। नून लीग की दरख्वास्त पर RO ऑफिस में वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी है, मगर पीपल्स पार्टी, कलअदम, तहरीक लब्बैक और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा तमाम जमातों ने वोटों की दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर दिया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें फॉर्म 46 फराहम नहीं किया जा रहा। बैलेट पेपर की काउंटर फॉइल्स तक रसाई नहीं दी जा रही। साथ ही पोलिंग बैग्स पर सील ना होने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। RO ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे। जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए, बोला वो नहीं गिनने देंगे। कम से कम सिग्नेचर्स तो दिखाओ कि किसने सिग्नेचर्स करी। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएँ। तो फिर हम निकल गए। फॉर्म 45 नहीं मिले, बकाया तकरीबन 70 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के। उसके बाद फॉर्म 46 हमें नहीं मिले, तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे। 29 तारीख को इलेक्शन हुआ है, तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ है। जबकि पीपल्स पार्टी ने पोलिंग बैग सील ना होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जो ये इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, कि जो बॉक्सेस थे वो सील नहीं थे, जो बैग थे वो सील नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है। बैग्स प्रॉपरली सील थे और इनके सामने खोले गए, लेकिन चूंकि इन्होंने एक इशू बनाना था तो उन्होंने इशू बनाया। पोलिंग बैग्स पर सील ना होने के नून लीग के इल्ज़ाम पर जब हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हमने अभी NA 249 में रिकाउंट से मुताल्लिक कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं दिया। रिटर्निंग अफसरान इस वक्त जुडिशल अफसर है और जब तक रिकाउंट जारी है ये कानूनी मामला है, इसलिए जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता हम कोई राय नहीं दे सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिकाउंट का फैसला कानून के मुताबिक दिया जो मुकम्मल किया जाएगा। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो दूसरे मुतल्लिका इदारे या ट्राइब्यूनल से रब्ता कर सकता है। नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है कि बैग्स सील नहीं थे। पीपल्स पार्टी कह रही है बैग सील थे, मगर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से खामोशी इख्तियार किए हुए है, जिसकी वजह से तनाज़ा संगीन हो रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने वोटों की दोबारा गिनती का ना सिर्फ बायकॉट किया है बल्कि हल्के में री पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त जमा करा दी है और ये इस्तदा की है कि इलेक्शन को गैर कानूनी और कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत री पोल कराने का हुक्म जारी किया जाए। इससे पहले आज सुबह जब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में वोटों की दोबारा गिनती का अमल शुरू हुआ तो शोर शराबे और हंगामे वाली सूरत हाल पैदा हो गई और पीपल्स पार्टी के अलावा तकरीबन तमाम जमातों ने रिकाउंट पर एतराज़ उठा दिया, मगर इलेक्शन कमीशन के अमले ने इन एतराज़ात को रद्द करते हुए वोटों की गिनती का अमल जारी रखा। लेकिन इस अमल में पीपल्स पार्टी, कलअदम, तहरीक लब्बैक और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा कोई और जमात शामिल नहीं है और इस दौरान नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक अलहदा दरखास्त लिखी और ये मौक़िफ़ अपनाया कि रिटर्निंग अफसर ने जो पहला बैग खोला उस पर सील ही नहीं थी, जबकि PSP के नुमाइंदे के मुताबिक कमरे में लाए गए तमाम 25 बैग्स में से ज़्यादातर पर सील मौजूद नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल ने दरखास्त में मुतालबा किया कि वोटों की दोबारा गिनती का अमल उस वक्त तक आर्जी तौर पर रोका जाए जब तक मुताल्लिका रिटर्निंग अफसर को कानून पर अमल दरामद और शफाफ ऑडिट से मुताल्लिक हिदायत न दी जाएं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी साहब भी, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हम लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम साहिबा शुक्रिया। मरियम साहिबा, आपको एतराज़ात थे, मुस्लिम लीग नून को एतराज़ात थे, आप लोग एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के पास लेकर गए। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बावजूद आपके रिजर्वेशंस को मानते हुए रीकाउंटिंग का हुक्म दिया गया। फिर आप लोगों को एतमाद होना चाहिए था इस प्रोसेस पर, आपने तो सुबह होते ही इससे बैकआउट कर लिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने वो तमाम शवाहिद देखते हुए और हेयरिंग के बाद एक कानूनी ऑर्डर दिया रीकाउंट का, और उस रीकाउंट का जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसका एक सर्टन कानूनी तरीका है और उसका एक SOP है। और जिस वक्त ये सुबह काउंटिंग शुरू हुई और जो पहला ही बैग जिसको लाया गया काउंटिंग के लिए वो सील्ड नहीं था, और जब पूछा गया कि ये सील कहाँ है तो उन्होंने कहा कहीं गिर गई है। तो हमने फिर भी ये कहा कि अगर वो सील गिर गई है, जो कि सील अनसील्ड बैग गैर कानूनी अमल है, सील कभी भी अनसील नहीं हो सकती जब वो पोलिंग स्टेशन से RO के दफ्तर आती है। फिर वहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा कि आप मुझे
फॉर्म 46 इस बैग से रिलेटेड के कितने बैलेट पेपर्स इशू हुए, कितना वोट कास्ट हुआ है, कितना बैलेट पेपर अनयूज्ड है, उसका रिकॉर्ड दे दें ताकि काउंटिंग के अमल को शुरू किया जाए। आरओ साहब ने वो फॉर्म 46 जो है वो देने से भी इनकार किया। और ये भी याद रहे कि जिस वक्त फॉर्म 45 की बात हुई थी तो 276 पोलिंग स्टेशंस में से 167 पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जो किसी भी पोलिंग एजेंट ने किसी भी पार्टी के साइन नहीं किए हुए, और इसी चीज को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंट का ऑर्डर दिया था। और जिस वक्त ये तमाम SOPs जो रीकाउंटिंग की लवाजमात हैं वो पूरे नहीं होते, थैले अनसील्ड हैं, थैलों की सील टूटी हुई है, फॉर्म 46 जो है वो उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को या किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिया जा रहा, जो इस बात का तयन करता है कि कितने बैलेट पेपर्स इशू हुए इस इलेक्शन के लिए, कितने वोट कास्ट हुए और कितने अनयूज्ड बैलेट पेपर्स। अच्छा, अब आप लोगों का मौक़िफ़ ये है कि थैलों पर सील मौजूद नहीं थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब, मंदोखेल साहब सब ये कह रहे हैं कि थैलों पर सील मौजूद थी। इसका फैसला तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने करना है। ऑल्दो मंदोखेल साहब के मुताबिक कमरे में कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं तो उसके भी फुटेज बाद में देखी जा सकती है, लेकिन ये तनाज़ा तो ऐसा लग रहा है चलता रहेगा। जबकि PTI अब PTI कह रही है मरीम साहिबा के रीपोलिंग करा दें, तो फिर क्या आप लोग भी वही मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे कि अल्टीमेटली अगर ये इस तरह हल नहीं हुआ तो रीपोलिंग कैन बी एन ऑप्शन? देखिए, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सूबाई आरओ का जो रवैया है वो इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहा है। और बात सिर्फ इतनी है कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN की या बात नहीं रही। पीपल्स पार्टी और PMLN की बात तब तक है जब तक हमने इलेक्शन लड़ा, उसका एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के ऊपर एक सवालिया निशान हुआ जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक लीगल ऑर्डर देकर रीकाउंट का ऑर्डर दिया है। अब तो अगर थैले पे सील नहीं है तो ये पीपल्स पार्टी के लिए भी उतना बड़ा मसला होना चाहिए जैसे बाकी जमातों के लिए। और मैं एक और बात वाज़िया करती चलूं कि थैले की जो सील नहीं थी वो तमाम जमातों ने सवाए पीपल्स पार्टी के, उसमें TLP मौजूद है जो पहली दरखास्त आरओ को दी कि ये थैला जो है वो अनसील्ड है और फॉर्म 46 नहीं दिया जा रहा। इसमें पीपल्स पार्टी वाहिद एक जमात है जो वहां बैठी रही। TLP भी बाहर आई, TLP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, TLP ने उस दस्तखत किए उस दरखास्त पे जो दरखास्त थैले की अनसील्ड की बात को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाती है। तो बात ये पीपल्स पार्टी और अब PMLN के बारे में नहीं है, बात इलेक्शन कमीशन के उस लीगल ऑर्डर पे है जिसके जरिए एक SOP कानूनी तौर पे वज़ा कर दिया गया है कि इसी SOP के तहत रीकाउंटिंग होनी है। जब तक वो पूरा नहीं होगा हमने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की है कि इस रीकाउंटिंग के अमल को रोका जाए, क्योंकि फॉर्म 46 और बैलेट पेपर्स के रिकॉर्ड ना होने की सूरत ऑडिट में जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे, अब थैलों पर से अगर आपके मुताबिक मरीम साहिबा आपका मौक़िफ़ मान लिया जाए तो थैलों पर से अगर सीलें हट गई हैं तो जाहिर है तमाम मामला ही मशकूक हो गया। फिर तो अगर आपका मौक़िफ़ मान लिया जाए तो जब तमाम मामला मशकूक हो गया तो फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है कि इस हल्के में रीपोलिंग कराई जाए, क्या अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट के हम आवाज़ हो जाएंगे फिर इस मामले में आप लोग? देखिए, बात यह है कि मैं कभी भी गलत बात नहीं करूंगी। मैंने थैलों की बात नहीं की, मैंने कहा कि जो पहला बैग वोट का थैला रखा गया रीकाउंटिंग के लिए उसकी सील मौजूद नहीं थी। और यही वो मसला बना जिस पे हमने आरओ को कहा कि चल सील थैले पे ये नहीं हो सकता कि अनसील्ड हो। ये कानूनी तौर के ऊपर इजाजत नहीं दी जाती कि थैला जब पोलिंग स्टेशन से आरओ के दफ्तर में और कस्टडी में रहे उसकी सील टूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी यही दरखास्त है और मुझे उम्मीद है, हमने आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मैं और साद रफीक साहब गए थे, हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने अपने लीगल हेड को बुलाया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो बात हम फॉर्म 46 से रिलेटेड कर रहे हैं जो कि तयन करता है बैलेट पेपर्स के इशू होने का और कितने यूज हैं और कितने अनयूज्ड हैं, वो दिखाना पड़ता है आरओ को रिकाउंटिंग के प्रोसेस के वक्त। और उन्होंने हम अभी वेट कर रहे हैं, उन्होंने ये हमें कहा था कि हम आपको हेयरिंग के लिए बुलाएंगे। जो लीगल हेड थे वो अपने मेंबर्स को ब्रीफ कर रहे हैं और इसी का वेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, इसका एक कानूनी तरीका होता है रिकाउंटिंग का, जब तक वो कानूनी तरीका पूरा नहीं होता ये बेमानी होगी रिकाउंटिंग। चलिए जी, आपने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया इलेक्शन कमीशन के सामने, आप लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ रिकाउंटिंग का अमल भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। इस मामले पे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हमने आप तक पहुंचाया, इसी पे बात करते हैं मजीद। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाए। गनी साहब, रिकाउंटिंग का अमल तो जारी है लेकिन आपके अलावा TLP और आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा
बाकी तमाम जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं जी बैग्स की सील्स खुली हुई थी। अगर बात दुरुस्त है तो तहफ़्फ़ुज़ात तो आपको भी होने चाहिए। नहीं अब्दुल्ला, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मेरी जो मालूमात हैं, जो मैंने मालूमात ली हैं, एक तो ये कि जो कुछ भी रिकाउंटिंग का अमल हो रहा है उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। जो ये हमारे दोस्त कह रहे थे कि जी बैग पहले से खुला हुआ था, वो बैग इनके सामने खोला गया था और ये जाहिर है कि उनको कोई ना कोई जवाब देना था तो उन्होंने आके दिया। और मैंने जो दरख्वास्त देखी है उनकी, जो उन्होंने सबमिट करवाई है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बैग खोलने वाली जो लाइन है वो बिल्कुल आखिर में बाद में लिखी गई, जब गालिबन उन्होंने दस्तखत वगैरह कर लिए तो उसके बाद। अगर तो बैग खुला होता तो सबसे बड़ा शायद आर्गूमेंट यही होना चाहिए था, दलील ही होनी चाहिए थी, जवाज़ ही होना चाहिए था कि यार जो है वो बैग खुले हुए। लेकिन इस दरख्वास्त में देखें कि उन्होंने फॉर्म 46 की बात की है और दूसरी चीज़ें बात की कि एक्सेस नहीं दिया, हमें काउंटर फाइल तक नहीं दिया, कुछ नहीं किया, वो बातें की उन्होंने। बाकी बैग खुला होने का जो इल्ज़ाम है वो सरीहन गलत है। सरीहन गलत है। आप कह रहे हैं कि गलत बयानी से काम ले रहे हैं, लेकिन जब से नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ या नताइज जब लेट होना शुरू हुए तब से शुकूक व शुबहात तो बढ़ गए थे। गनी साहब, अगर कल के इलेक्शन के नताइज को ही हम कंपेयर कर लें तो PP 84 में ऑलमोस्ट 1,52,297 वोट कास्ट हुए, डबल देन व्हाट वाज कास्टेड इन NA 249। वहां पर इंतखाबात के नताइज आने में सुबह 4 बजे का वक्त लग गया था। कल ऑलमोस्ट रात 12:30 बजे डबल अमाउंट ऑफ वोट्स के साथ नतीजा कंपाइल हो गया था। नहीं, रात 12:30 नहीं हुआ, मैं भी फॉलो कर रहा था। ये 2 बजे के करीब जाके 100% बताए जाए थे। लेकिन इसमें भी देखिए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ये इलेक्शन कमीशन का इशू है कि उसकी वजाहत दे। लेकिन हमने जो मालूमात ली कि क्यों ये ताख़ीर हुई थी, तो उसका सबब ये बताया गया कि जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो अपना सारा मटेरियल फॉर्म 45 सारे बैग्स लेकर 11 बजे तक वहां पहुंच गए थे उनके पास। तो वो जो काउंटिंग वाली बात बताते ताख़ीर हुई, काउंटिंग में कोई ताख़ीर नहीं हुई थी। ये जो कंपाइल कर रहे थे उनके पास एक ही कोई कंप्यूटर था, उस एक कंप्यूटर के अंदर ये सारा उन्होंने फीड करना था और 30 कैंडिडेट थे, 276 पोलिंग स्टेशन थे। तो वहाँ शायद उनका जो कंप्यूटर में बंदा बैठा था उसने ज़्यादा टाइम लिया और उसकी वजह से ताख़ीर हुई। ये जो तासुर दिया जाता है कि जी कोई 4 बजे तक काउंटिंग नहीं हुई थी, नताइज लेट पहुंचे, ये बात बिल्कुल गलत है। जो कुछ भी ताख़ीर हुई उसमें इलेक्शन कमीशन की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं उसकी वजह से हुआ और ये इस्लामाबाद में जो ECP है उनके भी इल्म में था, जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन सूबा सिंध में उनको भी पता था। तो अगर उनकी ताख़ीर और उनकी मिस एडमिनिस्ट्रेशन की सज़ा जीतने वाले कैंडिडेट को देना चाहते हैं, पार्टी को देना चाहते हैं, तो ये गलत है। बाकी सारा दिन जब तक इलेक्शन होता रहा, जब तक वोटिंग होती रही, जब तक काउंटिंग होती रही, कहीं से किसी जमात की जानिब से कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा। ये जो इल्ज़ाम लगा वो रात 2:30 बजे लगा, जब PMLN को ये यकीन हो गया था कि वो हार गए। अच्छा गनी साहब, अगर रात 2 बजे भी कल के नताइज आ गए, फिर भी डबल तादाद में वोट हम कंपेयर करें 249 से, तो उसमें कितना टाइम लग गया और कल का कितना टाइम लगा, ये भी आपके सामने है। अच्छा, रीपोलिंग में नतीजा जो भी आए, आप लोग फिर इसे मिनोन तस्लीम करेंगे? पीपल्स पार्टी तो एटलीस्ट तस्लीम करेगी ना, आप लोग तो इस प्रोसेस का पार्ट है। मैं जो आपने पहले एक ऑब्जर्वेशन दी, जरा उस पर बात कर लूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि वोट काउंट होने का इशू इसमें नहीं था, काउंटिंग मुकम्मल हो गई थी। कंपाइलेशन का मसला था। कंपाइल जो उन्होंने कंप्यूटर में किए हैं उसमें वक्त लगा है। तो ये मैटर नहीं करता कि वोट कितने पड़े थे, वोट का इशू ही नहीं है। वो जो टाइपिंग आप करते हैं, जब कंप्यूटर में चीजें फीड करते हैं, तो उसमें अगर किसी ने 10,000 वोट लिए तो आपको लिखना है कि 0 वोट लिए तब भी लिखना है, उतना ही वक्त 10,000 में लगना है, उतना ही वक्त 0 में लगना है। जो दूसरी बात आपने कही कि रिकाउंटिंग की जो बात है, देखिए रिकाउंटिंग का अमल अभी तक तो जो जारी है, हमारे लोग आएंगे वापस, उनसे मैं तफसील दे लूंगा, लेकिन फिलहाल इत्मीनान बख्श था। लेकिन अगर इस पूरे अमल में भी कोई ज्यादती हमारे साथ हुई, जो पहले हुई है, पहले जो रिटर्निंग अफसर था, जब उसने उनकी दरख्वास्त रिकाउंटिंग की मुस्तरद कर दी, तो उसके बाद कंसोलिडेशन होनी चाहिए थी वोट्स की, जो उन्होंने नहीं की। और मेरी मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद से उनको रोका गया कि आप ये मत कीजिए, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, हम उस पर ऑर्डर पास करने लगे हैं। और ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गलत अमल था इलेक्शन कमीशन का, जो उन्होंने अपने रिटर्निंग अफसर को। अब आप ज्यादती कैसे कंसिडर करेंगे? अगर आप रिकाउंटिंग के बाद हार जाते हैं तो आप इसे ज्यादती कंसिडर करेंगे? नहीं, हम में और नून लीग में काफी फर्क है। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो हम बताएंगे कि ये गलत हुआ है, अगर नहीं होगी तो मान लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब तक जो रवैया हमने देखा है PMLN का, और फिर जिस तरह बाकी जमातों को भी इकट्ठा करें, मुझे तो हैरत हो रही है। PMLN PTI को साथ मिला रही है जो 5वें नंबर पर आई है।
पीएमएलएन को सेलिब्रेट करना चाहिए, पीटीआई को बताना चाहिए। चलिए, पीटीआई का आपने तस्करा कर ही दिया है, तो वो तो अब इस्तदा लेकर चले गए हैं कि इस हल्के में रीपोलिंग कराई जाए, तो आपको इस पे कोई एतराज है? उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है। वो ये कहते हैं कि इस हल्के के 17,000 वोटर्स जो हैं उनके वोट कहीं और मुंतकिल कर दिए गए। तो भाई पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किए होंगे, वो तो नादरा ने किए होंगे, इलेक्शन कमीशन ने किए होंगे। उससे पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का क्या ताल्लुक बनता है? तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ अब जो इनकी शर्मनाक इबरतनाक किस्म की जो डिफीट हुई है पीटीआई को भी, और जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे उनको, अब सिर्फ हमारी इस जीत को कंट्रोवर्शियल बनाकर वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो धांधली करके जीत गए, वरना तो हम जीते हुए थे। मैं समझता हूं कि पीएमएलएन का जो नारा है कि वोट को इज्जत दो, तो हकीकी तौर पर उनको वोट को इज्जत देनी चाहिए। अपने चंद लोगों की गलत मशवरों पर, जो गलत उन्होंने गाइड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं रादर अपनी लीडरशिप को, उसकी बिना पर इस किस्म का तासुर पूरी पार्टी का नहीं बनना चाहिए कि ये अगर जीत जाती है तो ये कहते हैं अच्छी बात है, हार जाते हैं तो कहती है अच्छी बुरी बात है। मैं एक और चीज अगर याद है मैं कह दूं कि इन्होंने इल्जाम ये लगाया कि सिंध हुकूमत का जो अमला था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का लगा हुआ था। जरा मालूम कीजिएगा कि डस्का में, वजीराबाद में, नौशेरा में, और कल जो इलेक्शन हुआ है खुशाब में, वहां पर अमला कोई पीएमएलएन ने अपना लगाया था क्या? वहां पर भी जो हुकूमतें होंगी उन्हीं का अमला लगता है, और वो इलेक्शन कमीशन के मातहत होकर काम करता है। तो जहां आप जीत जाते हैं मामले पर भी आपको एतराज नहीं है, जहां हार जाते हैं मामले पर भी आप कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, हुकूमत के ऊपर भी इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये ग्रेसफुली अपनी शिकस्त मान लेते और उसके बाद अगर कोई फ्लॉज थे, इलेक्शन कमीशन की मिसमैनेजमेंट थी, कोई और चीजें थी जिसके शवायद उनके पास होते, अगर वो दरखास्त लेकर जाते तो शायद हम भी इस बात को मान लेते कि ठीक है इनकी बात में वजन है, सुन ली जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ग्रेसफुली सईद गनी साहब का कहना है कि अपनी शिकस्त मान लेते और उसके बाद कोई शिकायत होती तो शवाहिद लेके जाते तो हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करते। एक ब्रेक के बाद मुल्क में होने वाले अब तक के ज़िमनी इंतखाबात, उसमें हुकूमती पार्टी की कारकर्दगी और अपोजिशन जमातों की कारकर्दगी पर बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाइच साहब से। वेलकम बैक। मुल्क भर में हालिया ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपोजिशन जमातें कामयाब हो रही हैं और हुक्मरान तहरीक इंसाफ शिकस्त से दो चार हो रही है। हालिया महीनों में होने वाले 9 में से 8 इंतखाबात में पीटीआई को शिकस्त हुई और वो सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाब हो सकी। कल खुशाब में पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 से भी मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून के मौज़म शेर ने 73,081 वोट हासिल किए, जबकि पीटीआई के अली हुसैन खान 62,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 84 की नशिस्त नून लीग के मलिक वारिस कल्लू के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वारिस कल्लू ने 2018 में 66,775 और इनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के शुजा मोहम्मद खान ने 60,288 वोट हासिल किए थे। यानी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 2,500 से जायद, लेकिन नून लीग के वोट बैंक में 6,000 से जायद वोटों का इजाफा हुआ। इससे पहले 29 अप्रैल को कराची से कौमी असम्बली के हल्के NA 249 में पीटीआई के सेनेटर फैसल वोडा की छोड़ी हुई नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसका हतमी नतीजा तो सामने नहीं आया। तहम जो नताइज आए उनके मुताबिक इस हल्के से 2018 में जीतने वाली तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर है। यानी पीटीआई जिस नशिस्त जीती और फैसल वोडा वफाकी वजीर भी बने, वहां अब 5वीं पोजीशन पर है। रवा साल 19 फरवरी को NA 75 डस्का में नून लीग के रुकने कौमी असम्बली इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। तहरीक इंसाफ ने जीत का दावा किया, लेकिन नून लीग ने दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दे दी, जो मंजूर हुई और 10 अप्रैल को इस हल्के से मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार कामयाब हुई। 19 फरवरी को ही पंजाब असम्बली के हल्के PP 51 गुजरावाला में ज़िमनी इंतखाब हुआ और मुस्लिम लीग नून की तलत महमूद अपनी मरहूम शौहर शौकत मंजूर चीमा की खाली होने वाली नशिस्त पर मुंतखब हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 63 नौशेरा की नशिस्त तहरीक इंसाफ के मियाँ जमशेदुद्दीन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस सीट पर भी 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसमें पीटीआई को अपसेट शिकस्त हुई और मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली कामयाब करार पाए। इसके अलावा 21 फरवरी को NA 221 थरपारकर और 16 फरवरी को PS 88 मलीर के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जीती और 16 फरवरी को PV 20 पशीन से JUI कामयाब हुई। सिर्फ जिला कुरम के हल्का NA 45 से तहरीक इंसाफ ने ऐसी नशिस्त पर कामयाबी हासिल की जो इसकी अपनी नहीं थी। ये सीट JUI के मुनीर औरकज़ई की वफात के बायस खाली हुई थी, जिस पर PTI के मलिक फ़खर जमान कामयाब हुए।
यानी गुज़श्ता 3 माह के दौरान मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के 9 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 8 में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई और वो एक ऐसे हल्के से भी कामयाब हुई जिससे पहले JUI जीती हुई थी। जिन 8 हल्कों में PTI शिकस्त से दो चार हुई, इनमें से सिर्फ 2 नशिस्तें ऐसी थीं जो पहले भी उसके पास थीं। लेकिन इसके बावजूद ये बात भी अहम है क्योंकि हमारे मुल्क में ये रिवायत रही है कि ज़मीनी इंतखाब हमेशा हुक्मरान जमात ही जीती करती है। इस पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, रिवायत तो यही है कि हुक्मरान जमात ही ज़मीनी इंतखाब जीतती है, लेकिन यहाँ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसका एक और पहलू ये भी है कि बरसर इक़्तिदार जो जमात है वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो रही है और इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सही है। इलेक्शन तकरीबन फेयर एंड फ्री हो रहे हैं और दूसरा इतनी इंटरेस्ट भी नहीं ले रही PTI जिस तरह के माजी की हुकूमतें इंटरेस्ट लेती थी और लोगों को अपॉइंट कर देती थी। किसी न किसी हमजा शहबाज शरीफ मसलन मुस्लिम लीग नून की तरफ से हर बाई इलेक्शन में अपॉइंट होते थे या कोई सूबाई वज़ीर जो है वो निगरान बनाया जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब PTI के चंद लोग जो उस हल्के के इर्द गिर्द होते हैं वो तो दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल किसी की जिम्मेदारी होती है कि आपने हर सूरत कोशिश करनी है जितवाने की। लेकिन दिलचस्प जो मंजरनामा बन रहा है वो ऐसे लग रहा है कि पंजाब में तो अगला इलेक्शन बड़ा क्लियरली नून लीग और PTI के दरमियान होगा और PTI का वोट बड़ा है। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि पहले से PTI का वोट बड़ा है, लेकिन वो इतना वोट नहीं है कि जो नून का मुकाबला कर सके। इसलिए नून के मुकाबले में PTI जो हार रही है। लेकिन अगला मंजरनामा ज़रूर वाज़े हो रहा है कि अगला इलेक्शन डेफिनेटली 2 पार्टियों के दरमियान पंजाब में होगा और वो होंगी नून लीग और PTI। अच्छा, आपने कहा PTI का वोट बढ़ा है। कल के इंतखाब की बात कर लें, ऑल्दो PTI का वोट बढ़ा, लेकिन साथ साथ नून लीग का वोट उससे ज़्यादा बढ़ गया और मार्जिन भी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए नून लीग कामयाब हुई। इस वक्त हम हल्का NA 249 की बात कर लेते हैं, कराची का हल्का। आपको पता है 2018 के इंतखाब में बड़ी पॉपुलर जमात के तौर पर PTI सामने आई और फिर 249 में जो नतीजा आया वो भी हम सबके सामने है कि एक टॉप पे रहने वाली जमात 5वें नंबर की जमात बन गई। आपको लगता है कि फैसल वोडा साहब, जिन पर इस हल्के के अवाम ने एतमाद का इजहार किया, फिर वो नाअहली के खौफ से ये हल्का छोड़कर चले गए, वापस हल्के में मुड़ के ना आए और वाटर एंड पार्क के मिनिस्टर होने के बावजूद देरीना तरीन मसला पानी का हल ना कर सके, वही एक फैक्टर रहा यहाँ पर PTI के 5वें नंबर पर आने का, या ओवरऑल पॉपुलैरिटी कम हुई है PTI की कराची में? नहीं, डेफिनेटली ये हल्का जो था लोअर क्लास का हल्का था, लोअर मिडल और लोअर क्लास का हल्का था और इसमें बुनियादी तौर पर PTI और नून लीग दोनों से ये गलती हुई है कि दोनों वोटर निकालने में नाकाम हुए हैं। और PTI जो है डेफिनेटली उसको महंगाई, बेरोज़गारी, पानी का मसला तो डेफिनेटली था ही पहले, और फैसल वार्डा से उस हल्के के लोगों को बहुत शिकायतें थी कि वो आए नहीं, एक दफ़ा आए, थोड़ा सा काम किया और उसके बाद वो गायब हो गए। और इसी तरह जो PTI के नए शख्स थे, जो अमजद आफरीदी साहब जो कैंडिडेट थे, उनके बारे में भी PTI के अंदर यकसुई नहीं थी। एक जो आवान साहब MPA थे वो चाहते थे कि उनको टिकट ना दिया जाए। और फिर इसी तरह यूँ लगता है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने लगता है कि फोकस्ड काम किया, उसने तरक्याती काम भी कराए और फोकस्ड जिस हल्के पे वो समझते थे, जिन हल्कों में या जिन ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी के जिस हिस्से में, उसी पे उन्होंने काम किया और वोटर बाहर निकालने में कामयाब रहे। और चूँकि टर्नआउट थोड़ा था इसलिए उनके वोटर निकालना काम आ गया। ठीक, वड़ाइच साहब, आपका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा फोकस्ड काम किया जिसके बायस वो कामयाब भी हुए। अब तक जो हकाइक सामने आए थे, ऑल्दो रिकाउंटिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुल्क भर में 8 से 16 मई तक सयाहत पर पाबंदी होगी। सयाहती मकामात, तफरीगाहें और अवामी पार्क सब बंद रहेंगे। हुकूमत खदशा जाहिर कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव आइंदा दिनों में तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए हुकूमत ने मुल्क भर में पाबंदियां बढ़ा दी हैं और ईद की छुट्टियों के दौरान सख्त पाबंदियों का फैसला किया गया और शहरियों को घर पर रहो, महफूज रहो की समत में अमल दरामद की हिदायत की है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जबकि सिंध हुकूमत ने 9 मई से ईद की छुट्टियों तक सख्तियां बढ़ा दी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4198 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुस्बत केसेस की शरह 9% रही है। ओवरऑल मुल्क में क्या सूरत हाल है, क्या फैसले होने चाहिए, आने वाले दिन में हम क्या एक्सपेक्ट करें, बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब शुरू में ये वबा पाकिस्तान में आई तो उस वक्त पीएमए का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन जाहिर है उस तरह जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। अभी तीसरी वेव ने जिस तरह हमें हिट किया है, पीएमए का मौक़िफ़ क्या है? क्या जो हुकूमती इक़दामात और जो सख्तियाँ की जा रही हैं वो काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी जो कुछ दिनों से या 1-2 हफ्ते से जो हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ कि बेहतर है, लेकिन ये इक़दाम पहले से करना चाहिए था और बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती थी और बहुत से लोगों को इस प्रॉब्लम से बचाया जा सकता था। और उसका सिर्फ एक हल था कि लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन 10, 12, 15 दिन के लिए बिल्कुल किया जा सकता था, तो ये बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता था। अभी जो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, जो कि 2-4 दिन में जब लोगों को ये पता लगा है कि जी 8 तारीख से सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो लोगों ने अभी से रश करना शुरू कर दिया है बाज़ारों में, दूसरी जगहों पे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी रोकना है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत जो पाबंदी लगा रही है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पा रहा है। जहाँ जहाँ पे ये कहा गया है, जैसे मिसाल के तौर पे इंटरसिटी, सिंध गवर्नमेंट ने वो कहा था कि जी इंटरसिटी जो ट्रैवलिंग है उसको पे पाबंदी होगी, और दूसरे सूबे ने भी किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसी तरह से शहर के अंदर जो 6 बजे के बाद भी दुकानें खुली होती हैं, अफ्तार के बाद भी दुकानें खुली होती हैं, तो हम चाहते ये हैं कि सख्ती होनी चाहिए, इस पे अमल दरामद होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हम तीसरी वेव की पीक से गुजर गए, ऑल्दो अभी केसेस बतदरीज कुछ कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स भी तवातुर के साथ कुछ कम होती जा रही हैं, या फिर हमें अभी मोहतात रहना होगा बहुत ज़्यादा आइंदा चंद दिनों में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और मैं पर्सनली तौर से ये समझता हूँ और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की ये तमाम लोग ये समझते हैं कि पहली वेव्स में हमने जब ये नंबर कम होने शुरू हुए तो पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमने कोविड पे काबू पा लिया, और जिसकी वजह से दूसरी वेव का सामना करना पड़ा। फिर दूसरी वेव खत्म हुई तो हमने कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत अच्छा हो गया है और हमने काबू पा लिया कोरोना पे, और तो तीसरी वेव आ गई। और अब हम फिर देख रहे हैं कि कुछ अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि नंबर ऑफ केसेस भी कुछ कम है, लेकिन वो तादाद नहीं है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, विजिलेंस होना है, और हम जब तक इसके ग्राफ को फ्लैट ना कर लें, जब तक ग्राफ को फ्लैट ना कर लें, उस वक्त तक सुकून और इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने हमें वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।